Hello students, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss our new chapter in a class 11 physics, and the name of the chapter is motion in a straight line. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति. ओके, चलो भैया हेडिंग डाल दिए हम लोगों ने. अब यहां पर जो हम लोगों को बात करनी है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर सबसे पहली बात तो देखो क्या होता है. एक वर्ड है यहां पर मोशन, यहां पर एक वर्ड है मोशन. ठीक है, अब इस मोशन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन. कब हम लोग बोलते हैं कि मोशन है, कब हम लोग बोलते हैं रेस्ट है. तो इसके लिए क्या होता है कि भैया सबसे पहली बात देखो, यहां पर जो कुछ चीजें आएंगी उनको मैं यहां पर ना डिस्कस करते हुए जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे तब मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा. लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि इतना समझ लीजिए कि मोशन का मतलब है चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हाल फिलहाल के लिए बस इतना मान के चलिए भैया कि मोशन का मतलब क्या है आपके लिए. मोशन का मतलब है चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब यदि आप यहां पर कहीं पर खड़े होकर देख रहे हैं और यदि आप पाते हैं कि भैया किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, दैट पार्टिकल इज इन मोशन. वो जो पार्टिकल है आपका वो क्या है, दैट पार्टिकल इज इन मोशन. क्या ये वाली बात समझ में आ रही है आपको. तो मैंने बोला ठीक है. सो अब जब हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में यदि मैं बात करता हूं तो वी आर गोइंग टू डील विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑन अ स्ट्रेट लाइन. अब ये स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है. ऐसा नहीं है कि भैया कि जैसे ऊपर से नीचे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को गिराया, एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर से नीचे गिराया, ये क्या एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बिल्कुल सही बात है. अच्छा, मैंने एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है. आपकी जो ट्रेन चलती है बहुत सारा हिस्सा वो एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है. आपकी कार चलती है बहुत सारा हिस्सा वो एक सीधी, यदि सीधी स्ट्रेट सड़क पर है यदि कार चल रही है तो वो भी कैसा है, स्ट्रेट लाइन है. लेकिन इन रियलिटी वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि बीच में ब्रेकर आएगा, गड्ढा आएगा, सब कुछ होगा, तो वो मुड़ेगी भी, तो वो मोशन इन अ प्लेन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा. लेकिन अभी के लिए मैं एक सिंपल स्ट्रेट रोड की बात कर रहा हूं, बिल्कुल सीधा रोड है, ना ब्रेकर है, ना गड्ढा है, ना कुछ है, बिना मुड़े सीधी यदि उस पर चल सकती है तो वो है आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन. क्लियर है. सो इसे हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन भी बोलते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन भी यहां पर बोलते हैं. अच्छा, अब हम लोगों को यहां पर जो बातें करनी है बेसिकली क्या है, देखो मोशन के बहुत सारे टाइप होंगे, मोशन के बहुत सारे टाइप होंगे. मतलब कौन कौन से की हम लोग यदि मैं बात करता हूं यहां पर, तो भैया आपके पास में एक तो आएगी ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, एक तो आएगी आपके पास में ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी आएगी आपके पास में रोटेशनल मोशन. तो इस वाले पॉइंट पर तो मुझे बिल्कुल चर्चा करनी नहीं है, तो इसको तो आप भूल ही जाइए अभी के लिए. धीरे 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 चलते हुए आगे आएंगे. हम लोगों को जो अभी मेनली बात करनी है वो ट्रांसलेटरी मोशन, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं रेक्टिलीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन, या फिर मैं बोलूं लीनियर मोशन. इसकी मेनली हम लोगों को अभी चर्चा यहां पर करनी है. अच्छा, अब देखो यहां पर जब कहानी की हम लोग शुरुआत करते हैं तो इसके अंदर में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, जो आप बुकलेट पढ़ोगे तो आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि भैया कोई पार्टिकल चल रहा है या रेस्ट पर है, ये किस बात पर निर्भर करता है. इट डिपेंड्स ऑन अ रेफरेंस फ्रेम. इट डिपेंड्स ऑन अ रेफरेंस फ्रेम मतलब कहां से बैठ के आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भैया कोई पर्टिकुलर चीज चल रही है या नहीं चल रही है. बात समझ में आ रही है. हालांकि मैं आज के ही लेक्चर में लेना चाहता था, लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा सा पोर्शन थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसके लिए मैं आज उन चीजों को डिस्कस ना करते हुए उन चीजों को मैं डिस्कस करूंगा कभी. एक काम करते, छोड़ो, कहां इतना दिमाग लगाते हैं, समय समय की बात है, बाद में फिर रह गया तो फिर परेशानी हो जाएगी. देखो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सी बात है. मैंने क्या बोला कि भैया एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन ऐसा कुछ होता ही नहीं है. एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी कोई चीज नहीं है. मतलब
कोई पार्टिकल रेस्ट पर है या कोई पार्टिकल चल रहा है, ये ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एब्सोल्यूट वर्ड मैंने यहां पर इसके साथ में डाल दिया है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि भैया कोई भी चीज रुकी हुई है या वो चीज चल रही है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कहां से बैठ के देख रहे हो, और जहां से आप इसे बैठ के देखते हो उसे बोला जाता है रेफरेंस फ्रेम। उसे क्या बोला जाता है? रेफरेंस फ्रेम। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये रेफरेंस फ्रेम जहां से बैठ के आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो वो भी चलने लगे। यस और नो? मैंने बोला सही बात है। तो इसका मतलब है यहां पर मैं ऑब्जर्व वर्ड ले रहा हूं। क्या वर्ड ले रहा हूं? ऑब्जर्व वर्ड ले रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि इस रेफरेंस फ्रेम में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को एक वर्ड आएगा ऑब्जर्वर, एक वर्ड आएगा क्या? ऑब्जर्वर, और एक वर्ड आएगा ऑब्जेक्ट, एक वर्ड आएगा ऑब्जेक्ट। तो भैया ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर क्या चीजें हैं? ऑब्जेक्ट वो जिसकी स्टडी कर रहे हैं, और ऑब्जर्वर वो जो स्टडी कर रहा है। द वन हु इज स्टडिंग, जो स्टडी कर रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है? द वन हुज स्टडी इज गोइंग ऑन, जिसका अभ्यास किया जा रहा है वो है आपका ऑब्जेक्ट, और इसका अभ्यास करने वाला जो है वो है ऑब्जर्वर। मैंने बोला ठीक है सर जी, ये वाली बात भी हम लोगों को थोड़ी थोड़ी बात तो घुस रही है दिमाग में, और कुछ आप क्लियरिटी देंगे? तो मैंने बोला देखो, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट जब कभी भी हम लोगों को इनकी बात करनी है तो हम लोग अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इस पूरी कहानी को करेंगे कहां पर? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में। अब कई लोगों के मन में प्रश्न चल रहा होगा, सर ये ऊपर जो एक बात लिखी थी उसको तो आप बताना ही भूल गए कि छोड़ दिया है कि वो बाद में आएगी। वो आ रही है, बस उसी पे चर्चा चल रही है। तो उससे रिलेटेड कुछ चीजों को बताने के लिए पहले इसको बताना जरूरी है। वो क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये भैया आपका सिंपल सा सिस्टम है जहां पर आपके पास में क्या होते हैं? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां पर मैं ड्रॉ करता हूं। बेसिकली देखो, मैंने यहां पर एक क्यूब जैसा डिजाइन बना दिया है। यहां पर यदि मैं देखूं तो भैया कुल मिला के बात यह है कि ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, और ये है आपके पास में जेड एक्सिस। क्लियर है? सो ये है आपके पास में एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। तो ये है आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है आपके पास में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जहां पर ये एक्सिस मिल रही हैं उसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो आपको करना क्या है? आपको हमेशा ही बात ध्यान रखनी है, इस ऑब्जर्वर को आप हमेशा यहां पर बिठा दीजिए। दिस इज योर ऑब्जर्वर। अब इन सवालों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके सवाल क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। अब आपके सवाल क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। अब हम लोग जो चर्चा कर रहे थे एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन की, तो भैया वो चर्चा को आप लोग आगे बढ़ाते हैं। और हमने क्या बोला कि देखो, अब चीजों को पहले हम लोग नजरिए से समझाते हैं। क्या कि मान के चलो यहां पर ए है और ये यहां पर एक बी करके बंदा है। ठीक है, दो मैंने बना दिए। अब यहां पर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, और यहां से कोई सी देख रहा है। सी क्या कर रहा है? देख रहा है। और मैंने बोला सी ने देखा, सी सीज ए इज एट रेस्ट, बी इज एट रेस्ट, और जो आपका सी है वो खुद भी क्या है? रेस्ट पर है। सी ने ये सारी चीजें देखी। मतलब ये कौन है? तो भैया ये है ऑब्जर्वर। तो इस ऑब्जर्वर ने देखा कि ए बी और सी, मतलब वो खुद भी रेस्ट पर है, वो रुका हुआ एक जगह पर, उसने ए और बी को देखा जो कि कुछ दूरी डी पर थे, जो कि कुछ दूरी डी पर प्रेजेंट थे। तो उसने क्या देख के पाया कि भैया सब कोई, हर कोई क्या है? रेस्ट पर है। मैंने बोला ठीक है। तो सर जी इसमें क्या आपने सिखा क्या दिया? कुछ नहीं सिखाया, तो हम जानते थे। मैंने बोला ठीक है, आप जानते थे, धीरे धीरे चीजों को सुनना चालू करो। अब मैंने क्या बोल रहा हूं कि अब सी ने देखा, सी ने देखा ए इज मूविंग टूवर्ड्स, सी ने देखा कि ए इज मूविंग टूवर्ड्स बी। सी ने क्या देखा? सी ने देखा कि ए जो है वो बी की तरफ जा रहा है। तो सर इससे क्या बताना चाहते हो? मैंने बोला देखो, ये पहले ए था, यहां पर ए था, और बी अपनी जगह पे कहां है? किसने किधर मूव किया? ए ने मूव किया। तो मतलब ये मेरा बी है, और ये इसने चलना चालू कर दिया, और यहां पर अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में सी रेस्ट पर बैठा हुआ है। ये सारी चीजों को होते हुए
देख रहा है। तो सी ने क्या देखा, सी ने देखा कि ए बी की तरफ चल रहा है। ओके, अब हम लोग क्या बात करते हैं कि अब हम लोग बात करते हैं यदि मैं ए के नजरिए से देखूं तो ए क्या देखेगा, ए क्या देखेगा, ए क्या देखेगा? तो ए देखेगा, ए बोलेगा कि भैया आई एम एट रेस्ट। ओ सर ये आपने गलत नहीं लिख दिया, आई एम एट रेस्ट। ए क्यों बोलेगा आई एम एट रेस्ट जबकि क्लियर लिख रहा है ना ए इज मूविंग टुवर्ड्स बी? तो यहां पर ध्यान दीजिए कि भैया देखो किधर गया, हाँ, तो भैया देखो मैंने क्या बोला था आप लोगों को कॉन्सेप्ट में, मैंने पहली लाइन लिखी थी चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये सारी जो कहानी करी जाती है वो करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम क्या है? तो भैया रेफरेंस फ्रेम वो होता है जहां से बैठ के चीजों को देखा जाता है। अब एक बात और मैंने यहां पर बताई थी कि भैया जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि ऑब्जर्वर है, उसे आप कहां पर ले जाइए, ओरिजिन पे। तो भैया ओरिजिन पे ले गया मतलब क्या हो रहा है कि ए जब चल रहा है तो ए तो ओरिजिन पे ही है, तो जब ए चलता रहेगा तो उसके साथ में ओरिजिन भी क्या होगा, चलता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि भैया देखो एक सिंपल सी बात और मैं बताता हूं, वो क्या है, इससे शायद आपको और क्लियरिटी आए कि भैया मोशन का मतलब क्या है। मोशन का मतलब क्या है? व्हेन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चेंजेस, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तब हम लोग बोलते हैं भैया वहां पर मोशन है। यस और नो, इतनी वाली बात को आप पकड़ पा रहे हैं? मैंने बोला ठीक है, यदि इस बात को आपने पकड़ लिया है तो अब यहां पर ए के पर्सपेक्टिव से सोचो, क्या ए की दूरी अपने आप से कभी चेंज होगी? मैं ए हूं, देखो मैं अभी, आपको क्या दिख रहा है कि मैं चल रहा हूं, आप लोगों को यही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि भैया मैं चल रहा हूं? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझसे मेरी दूरी कैलकुलेट करिए, मुझसे मेरी दूरी कैलकुलेट करिए, मुझसे मेरी दूरी कभी चेंज होगी क्या? कभी चेंज नहीं होगी। चाहे मैं दौड़ूं, भागूं, तैरूं, कुछ भी करूं, ऊपर से कूद जाऊं, क्या मेरी मुझसे दूरी चेंज होगी? तो नहीं होगी। और यदि नहीं हो रही तो मेरे लिए मैं रेस्ट पर बन जाता हूं। तो ए ने वही देखा कि भैया, ए ने बोला आई एम एट रेस्ट, मतलब ए बोल रहा है कि मैं रेस्ट पर हूं, और ए क्या बोलेगा, बी इज इन मोशन। बी कहां पर है? बी चल रहा है। वास्तविकता में देखो क्या है कि आप क्या देख पा रहे हैं कि आप देख रहे हो कि ए चल रहा है टुवर्ड्स बी, ये आप देख रहे हो बाहर से कुछ और चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब इन्हीं चीजों को ए ने देखा तो ए ने पाया कि आई एम एट रेस्ट और बी इन मोशन। अच्छा, ए का नजरिया सी के लिए क्या रहेगा, सोचो। तो भैया सी वहां पर रेस्ट पर है, लेकिन वो कौन से रेस्ट कर है? सी के लिए वो रेस्ट पर है। लेकिन जब ए ने चलना चालू कर दिया तो इन दोनों के बीच में भी तो कुछ ना कुछ दूरी रहेगी, और इन दोनों के बीच में कुछ दूरी रहेगी। तो ए बोलेगा भैया सी इज इन मोशन, सी भी कहां पर है? सी भी चल रहा है। क्लियर है? अब इसी को बी के नजरिए से जरा देखिए, तो बोलो बी क्या देखेगा? बी ने देखा कि भैया आई एम एट रेस्ट। हर किसी के लिए हर कोई रेस्ट पर ही होता है, मतलब अपने लिए, खुद अपने लिए, मैं खुद हमेशा रेस्ट पर रहूंगा। ये बोलेगा ए इज इन मोशन। बताओ क्या इसने सही बोला है? बिल्कुल सही बोला है कि भैया ए चल रहा है, और आपको भी यही दिख रहा था। अच्छा, सी के बारे में क्या बोलेंगे? तो भैया सी इज इन रेस्ट। सी के और ए के बीच की दूरी कभी, सी के और बी के बीच की दूरी कभी चेंज नहीं हो रही है, मतलब सी बी के लिए क्या हो गया है? रेस्ट पर है। और यदि यही कहानी हम लोग सी के लिए लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे? सी के लिए। तो बताओ सी के लिए क्या होगा? सी बोलेगा आई एम एट रेस्ट, ए इज इन मोशन। क्यों? क्योंकि उसी ने तो देख के बताया था कि भैया ए चल रहा है, और बी भी कहां पर है? रेस्ट पर है। तो ये कहानी होती है। चलो एक और थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, बस 2-4 मिनट और समय आपका लूंगा, और वो समय ये है कि मैंने मान के चलो ऐसे बता दिया कि भैया देखो ये रहा था आपका ए, ये रहा था आपका बी, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ए और बी, और ये चलते हुए किसको दिखाई दे रहे हैं? आपको दिखाई दे रहे हैं। किसको दिखाई दे रहे हैं? यू सी, आपने देखा ए एंड बी आर मूविंग, आपने देखा कि ए और बी चल रहे हैं। अब हम लोग इनके नजरिए से बात करते हैं, तो देखो क्या होगा। ए ने देखा कि आई एम एट रेस्ट, क्यों? मेरी तो मुझसे दूरी कभी चेंज नहीं हो रही है, बट बी इज इन मोशन। बी कहां पर है? मोशन में है। बी कहां पर है? मोशन में। क्योंकि ए ने क्या देखा कि भैया देखो
मैं तो मेरी जगह पे हूं, मैं तो मेरी जगह पे हूं, मैं तो मेरी जगह पे हूं, भले मैं चल रहा हूं, बट मेरी मुझसे दूरी कभी चेंज नहीं हो रही है। ये तो बी है जिसने गड़बड़ी कर रखी है, वो ही चल रहा है भैया, मेरे और बी के बीच की दूरी चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। इसका मतलब मैं तो सही बोल रहा हूं, मैं तो रेस्ट पर हूं, तो चल कौन रहा है? बी। अच्छा, आपको याद होगा, आपको याद होगा क्या? चिंकी मिंकी याद है? चिंकी मिंकी, चिंकी मिंकी, अरे चिंकी मिंकी याद है क्या? कई लोगों को याद नहीं होंगी, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं चिंकी मिंकी कौन है। चिंकी मिंकी ये है, ओए ओए आ जाओ इधर, चिंकी मिंकी को डालते हैं इधर में भैया। ये है चिंकी, ये है मिंकी। तो देखो, आपने देखा, इसको कहानी को बदलते हैं, यूसी तुमने देखा चिंकी मिंकी मोशन में, चिंकी मिंकी मोशन में, आपने देखा चिंकी एंड मिंकी मोशन में है। अब यदि आप चिंकी और मिंकी से पूछोगे कि भैया कौन मोशन में कौन रेस्ट में है, तो चिंकी बोलेगी, चिंकी क्या बोलेगी? मैं तो रेस्ट में हूं, इसका पता नहीं। याद आ रही है कुछ चीजें? कई लोगों को रिकॉल कर गया होगा, चलो ठीक है। तो वही कहानी है यहां पर कि भैया चिंकी ने बोला, चिंकी ने क्या बोला? आई एम एट रेस्ट, इसका पता नहीं, इसका पता नहीं। ऐसे कौन बोलती है? चिंकी। और मिंकी क्या बोलेगी? मिंकी भी बोलेगी कि आई एम एट रेस्ट, पर इसका पता नहीं। बट हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यहां पे टाइम पास करने नहीं आए। इसका पता नहीं बे, क्यों पता नहीं? पता है, चिंकी को पता है मिंकी के बारे में। क्या पता है चिंकी को मिंकी के बारे में? कि भैया चिंकी ने बोल दिया आई एम एट रेस्ट, इसका पता नहीं। नहीं पता है। क्यों पता नहीं है? अरे भैया क्लियर सी बात है, चिंकी मिंकी आपस में आमने सामने जा रही हैं, और आमने सामने जा रही हैं तो चिंकी तो रेस्ट पर है, चिंकी ने सच बोला है चिंकी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन चिंकी और मिंकी के बीच की दूरी चेंज हो रही है। इसका मतलब चिंकी बोलेगी मिंकी इज इन मोशन। अरे सही बात है। और ऐसे मिंकी ने बोला था कि भैया मैं तो रेस्ट पे हूं, इसका पता नहीं। अबे इसका क्यों पता नहीं? सब पता है। क्या नहीं पता है? कि भैया मिंकी और चिंकी के बीच की दूरी, यदि जब मिंकी देखेगी तो चिंकी उसको चलते आती हुई नजर आएगी, तो बोलेगी कि भैया चिंकी इज इन मोशन। ओए होए, प्राण पखेरु उड़ गए, ऐसा लग रहा है बाल खड़े हो गए। ऐसा नहीं हुआ ना? सही बात है क्या? A lot of energy I have put in the session. Okay, चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो भैया चिंकी मिंकी को यहां से हटाते हैं। अब ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि आपको भैया रेस्ट और मोशन क्या है। दीज आर द रिलेटेड टर्म, नॉट द एब्सोल्यूट टर्म्स। रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, ये क्या है? ये रिलेटेड टर्म है, मतलब रिलेट करके ही पता लगता है। तो ये रिलेट किया मैंने यहां पर, चिंकी मिंकी को लेके आया तुम्हारे लिए। बेचारी कपिल शर्मा में काम कर रही थी, वहां से उठा के लाना पड़ा इनको। चलो कोई बात नहीं, इनको थैंक यू बोलो और आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। चलो चिंकी मिंकी आगे बढ़ते हैं हम लोग, तुम जाओ अपनी जगह। ओके चलो, अब हम लोगों को तो फिजिक्स पढ़नी है। अब फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। पैरामीटर्स जो हम लोगों को रगेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है टाइम, जिसे बोला जाता है समय। और टाइम के बारे में अब आप लोग क्या जानते हो? फटाफट फटाफट बोलना चालू करो। तो आप बोलोगे कि भैया टाइम की यूनिट होती है सेकंड, SECOND सेकंड, जिसे हम लोग SI सिस्टम के अंदर में सिंबॉलिकली स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, आगे चल के जब हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, तो वहां पर भी एक पॉइंट बोलूंगा कि भैया टाइम हमेशा फिक्स रहता है। टाइम हमेशा फिक्स रहता है मतलब क्या होता है? जैसे इसमें सवाल के तौर पे मैं एग्जांपल समझाता हूं कि जैसे ए और बी के बीच की दूरी कुछ तो भी है, ठीक है? ए और बी कुछ अलग अलग मोशन से चल रहे हैं, ठीक है? अब यदि ए बी को देख रहा है और उसको लग रहा है कि वो रेस्ट पर है, बी ए को देख रहा है उसको देख के लग रहा है कि भैया वो रेस्ट पर है, दूसरा चल रहा है, लेकिन जो लगने वाला जो समय है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स। कंफ्यूज हो गए?
सवाल जब आएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा सा धैर्य बांधिए और ऐसा मानिए कि ये स्टेटमेंट आपने नहीं सुना था। दूसरी बात यहां पर इंपॉर्टेंट बात, टाइम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, टाइम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑल्सो आई कैन से दैट, या मैं बोल सकता हूं ऑलवेज पॉजिटिव। टाइम हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। टाइम हमेशा बढ़ते हुए जाएगा, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम इज इक्वल टू, घड़ी यहां पे चालू करी तो घड़ी आपकी टी इज इक्वल टू 0 से चालू होगी। हर सवाल के अंदर में टी इज इक्वल टू 0 से ही सोचना चालू करना है। जहां से सवाल बोले वहां से टी इज इक्वल टू 0 से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज द वेरी फर्स्ट पैरामीटर। और सेकंड पैरामीटर हियर कम्स, और इसे बोला जाता है पोजीशन। इसे क्या बोला जाता है, पोजीशन। पोजीशन के बारे में मैं आपको सिखा चुका हूं कि भैया पोजीशन वेक्टर के अंदर में आप लोग ऑलरेडी सीख चुके। पोजीशन को हम यहां पे फटाफट खत्म करते हैं। मान के चलो आपके पास में किसी भी एक्स वाई जेड है, ये मेरे पास में, क्रॉस की जगह डॉट बना देना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्रॉस बना, ठीक है थोड़ी देर के मान लो गड़बड़, हालांकि अभी नहीं तो क्या है ना, कई लोग इसमें भी लेके पूछ बैठेंगे सर ऐसा क्यों बनाया। मैं तो बोल रहा हूं पूरी जड़ को ही हटाओ यहां से। चलो अब आ जाओ, कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, तो भैया ये जो बनता है OP वेक्टर, वेक्टर में यहीं से साथ में लेते हुए चल रहा हूं, तो इसे बोला जाता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन का मतलब क्या है, पार्टिकल के पोजीशन। अरे किसके बारे में सर, पोजीशन के बारे में यदि आप बात कर रहे हैं और उसी को तो यूज भी कर रहे हैं डेफिनेशन के अंदर में, मेनली क्या है, इट इज अ वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की जब मैं बात कर रहा हूं तो पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर विच गिव्स यू द आइडिया अबाउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बताते हैं कि भैया देखो पोजीशन का मतलब क्या है कि भैया किसी फिक्स रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल कहां है, वो होती है इसकी पोजीशन। मैंने क्या बोला, where the particle is situated with respect to some fixed point which is called as a reference point or origin, तो वो होती है उसकी पोजीशन। वो क्या होती है, इसकी पोजीशन, बराबर है। पोजीशन के बारे में पता लगा। अच्छा अब यहां से जब मैं आगे बढ़ता हूं तो अगले नंबर पे मुझे पढ़ना होता है डिस्टेंस। क्या पढ़ना होता है, डिस्टेंस। कई लोगों को लगा होगा सर डिस्प्लेसमेंट लिखते लिखते डिस्टेंस लिखे गया, कोई बात नहीं, मैंने मिटा दिया शायद से, है ना, मिटा दिया ना, यस वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, अब ये मिट गया तो आप स्क्रीन को पीछे ले जाके लिख सकते हैं। गलती से कई जगह मिटाने वाले पे यदि टच हो गया तो वो पूरा उड़ ही जाता है भैया, ठीक है। चलो तो हम लोग बात कर रहे थे तीसरे नंबर पे डिस्टेंस की। मैं यहां पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को साथ में ले लेता हूं जिससे कोई परेशानी ना हो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब डिस्टेंस को समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया कि मान के चलिए ये आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जेड भी यहां पर प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि जेड नहीं है। मैंने बोला किसी समय यहां पर पॉइंट पी पर एक पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि मैं यहां पर इसको ओरिजिन मानता हूं तो इसके बारे में आप बोल सकते हैं इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो आएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा मान के चलो ये यहां से ऐसे चलते चलते कहीं यहां पर पहुंच गया और इस पॉइंट को नाम दिया Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। तो बताओ इसके इस सिचुएशन में पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, तो आप बोलोगे दिस विल बी OQ, तो जिसे आप लिखोगे x2 i कैप प्लस का y2 j कैप और प्लस का z2 k कैप। अच्छा पोजीशन वेक्टर्स को ड्रॉ करिए जरा यहां पर फटाफट से। तो पोजीशन वेक्टर्स को जब आप ड्रॉ करोगे तो ये तो रहा P के लिए OP, और इसे हम लोग बोल देते हैं OQ, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। अच्छा ये इसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर है तो मैं इसको नाम दे देता हूं R इनिशियल वेक्टर, और ये फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं इसे नाम दे देता हूं RF फाइनल वेक्टर। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमते घामते यहां तक पहुंचा है। मैंने बोला ठीक है। सो यहां पर जो दो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग समझिए। पहला वर्ड है डिस्टेंस, सो इस डिस्टेंस का मीनिंग होता है द टोटल लेंथ
of the path covered by an object, एक ऑब्जेक्ट जितना पाथ कवर करता है उस पूरे पाथ की जो लेंथ होती है वो आपकी कहलाती है डिस्टेंस। मैंने बोला ठीक है, तो सर जी डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो मैं बोलूंगा भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया गया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस of the path covered by an object। जो ऑब्जेक्ट ने पाथ कवर किया था उसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी उसे हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये है कि यहां से ये जिसको मैं पूरे को माप लूं तो ये बन जाएगा डिस्टेंस, और यदि मैं यहां से इसको देखूं, इस बार मिटना नीचे गलती से भी, यहां से देखूं तो ये क्या, ये यहां से ऐसे गया है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपके पास में आएगा डिस्प्लेसमेंट और ये वाला आएगा डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहे हैं? डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, कैसे आता है, क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने बोला ठीक है। और कुछ चीजों के बारे में मैं बात करता हूं तो वो बातें कुछ इस प्रकार से हैं कि भैया डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैंने बोला ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे सर जी? मैंने बोला यस, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है और इसकी भी मीटर ही होती है। स्केलर है वेक्टर है उससे कोई नहीं, लेकिन दोनों के लिए जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर ही होती है। मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर जो मैंने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, वो होता है क्या? द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के सापेक्ष ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन में चेंज आता है उसे भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आप देखिए समय के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी पोजीशन में इतना चेंज आया, कितना? ये जो पिंक कलर में दिख रहा है यहां से यहां तक आ रही है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या ये वाली बात आप लोगों के दिमाग में आ रही है कि ऐसा नहीं मैं अकेले ही बड़बड़ करते जा रहा हूं? श्योर हैं? ओके, चलो अब थोड़ा सा और बातें करते हैं। अब आप सोचिए, कई बार है ना इसमें सवाल बनता है, एकदम सिंपल सा प्यारा सा सवाल बनता है, एक बात बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कौन बड़ा होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। पर कई लोग बोलेंगे सर आपको ऐसा नहीं लग रहा कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं? मैंने मतलब क्या कि सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, दोनों को मैं कंपेयर कैसे कर सकता हूं? तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप ऐसे मत लीजिए, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ में, ठीक है? तो भैया डिस्टेंस आपकी हमेशा क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट से बड़ी ही होगी। ये बात समझ में आ रही है? श्योर है? ओके, तो ये बात समझ में आई तो सवाल फिर से हमारे दिमाग में आता है सर जी वेक्टर को यदि है ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो इस केस में देखो, इस केस में तो डिस्टेंस जरा कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं आगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, जरा उसके बारे में बताइए। तो भैया देखिए मैं इसको डायग्राम को यहां पर लेके आता हूं। तो डायग्राम जब आप यहां पर लेके आए तो ये ऐसा था, ये ऐसा था और ये ऐसा था, ठीक है? ये था आपका R1 वेक्टर, ये था आपका R2 वेक्टर, माना मैंने इसे नाम दे दिया डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है? मैंने बोला ठीक है सर, इसका फायदा देखिए, R1 वेक्टर आपको मालूम है x1 i कैप प्लस का y1 j कैप प्लस का z1 k कैप, और R2 वेक्टर भी आपको मालूम है x2 i कैप प्लस का y2 j कैप प्लस का z2 k कैप। अब यहां पर वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन का इस्तेमाल कीजिए या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल कीजिए तो आप क्या पाएंगे? बोलो क्या मिलेगा आपको? ये और ये दोनों एक के पीछे एक है तो आप लिखोगे R1 वेक्टर प्लस का डेल्टा R वेक्टर
बराबर R2 वेक्टर, यस और नो? मैंने बोला सही बात है। सो आई कैन राइट डेल्टा आर वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। वैल्यूज को पुट कीजिए तो आपको मिलेगा x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस का z2k कैप माइनस x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। इसे मैं यदि और आगे थोड़ा सा लिखता हूं तो आई कैन राइट लाइक, कैसे? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस का y2 माइनस y1 j कैप और प्लस का z2 माइनस z1 k कैप। लिख सकता हूं, लिख सकता? ओके। यदि और अच्छा लिखना है तो आप लिख दीजिए डेल्टा आर वेक्टर बराबर डेल्टा एक्स आई कैप प्लस का डेल्टा वाई जे कैप प्लस का डेल्टा जेड के कैप। यहां तक की कहानी में मुझे नहीं लगता है किसी को कोई परेशानी रही होगी। मतलब यह है, सिंपल भाषा में एकदम मैं यदि बात करता हूं, यहां तक का पहले छाप लीजिए, आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आए कुछ और चीजें। वो ये है कि मान के चलिए मेरे पास में ये एक कमरा है। मैंने बोला ठीक है, इस कमरे के अंदर में यहां पर एक पंखा लटक रहा है, ठीक है, ओके। मैंने बोला एक काम करते हैं, पहले पंखे को बाद में लगाएंगे। चलो ओ तेरी, ये तो पूरा ही हट गया, कोई बात नहीं, हम तो फिर बना सकते हैं, इसमें कौन सा समय जाएगा। ओके, मैंने बोला देखो ये है आपका कोई कमरा। मैंने बोला ठीक है, अब इस कमरे के अंदर में मैं क्या बोल रहा हूं, मान के चलिए ये है ओरिजिन, मान के चलिए ये है ओरिजिन, और आपसे बोला गया है ये है प्लस एक्स एक्सिस, ये आपसे बोला गया है प्लस वाई एक्सिस। अब जैसे बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, और ये है आपके पास में प्लस जेड एक्सिस। मैंने बोला ठीक है, मान के चलिए इसकी लेंथ है 6 मीटर, इसकी लेंथ है 8 मीटर, इसकी लेंथ है 10 मीटर। भले आपको दिख नहीं होगी लेकिन है। मैंने बोला इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जरा लिखिए, सारे पॉइंट्स के जितने भी इस पे पॉइंट दिख रहे हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट। लिख सकते हैं क्या, बताओ? फटाफट से लिखना चालू कर दीजिए, अभी आपका काम है ये, क्योंकि ये 3D में इमेजिनेशन है तो कई बार आपसे गलती होगी। तो देखो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। देखो जब कभी आप x पॉइंट पर चल रहे हो, x एक्सिस पर, तो सिर्फ x वैल्यू रहेगी, बाकी सब जीरो, मतलब इसका आंसर आएगा 6,0,0। मैंने इसे नाम दे दिया a। चलो ऐसे ही मैं नाम दे देता हूं, एक काम करता, नामकरण कर ही रहा हूं तो a b c d e f g, और ये एक्चुअली तो ये है o, ठीक है, नहीं तो इसको ही नाम दे दिया कुछ तो भी नहीं, a b c d e f g तक। मैंने बोला ठीक है, चलो ए के कोऑर्डिनेट लिख दिए। मैंने बोला ठीक है, चलो डी के लिख के, डी के बारे में सोचो, डी के बारे में नहीं, पहले जी के बारे में सोचते हैं, सिंपल सिंपल पहले करते हैं। तो देखो जी वाला जो पॉइंट है ये है वाई एक्सिस पर, मतलब इसके आएंगे 0,8,0। सही है, बिल्कुल सही है। चलो आगे चल के हम लोग ई पॉइंट पे बात करते हैं। ई वाला पॉइंट है जेड एक्सिस पर, तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा 0,0,10। अब इसके आगे की कहानी जरा अब डिफिकल्ट आपको लगने लगेगी। इस पॉइंट के बारे में सोचिए डी, दिस पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन। कौन से प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में है। यहां पर देखिए आप इसको, मेरे पास अभी बक्सा नहीं है, पहले बक्सा हुआ करता था यहां पर बड़ा सा, वो पहले वो चौक वाला पड़ा हुआ था पहले का, कभी तो रखा हुआ। ऐसे पकड़िए इसको, तो देखिए यदि मैं इसको ऐसे बनाया तो देखो ये वाला जो सेक्शन है, देखो ऐसे आप देखिए, थोड़ा सा मैं इधर हो रहा हूं तो ये आपको दिख रहा है, ये ओरिजिन है, ये वाले प्लेन, ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं जो नीचे है। तो कौन सा है ये है एक्स जेड में है। कहां पर है? एक्स जेड में है। और यदि ये एक्स जेड में है तो भैया इसमें ना एक्स और जेड कोऑर्डिनेट होंगे, वाई 0 होगा, तो आप लिखेंगे कितना, 6,0,10। ठीक है, चलो फटाफट से आ जाइए इस वाले पॉइंट पर। तो एफ वाला पॉइंट बताइए कहां है? क्या एक्स मर है, सॉरी क्या एक्स में है? बिल्कुल नहीं, ये है आपका वाई जेड प्लेन में। तो वाई जेड प्लेन में है तो आएगा 0,6,10, सॉरी 6 नहीं 8, ओके, क्योंकि y के अलोंग 8 है। चलो ऐसे ही इस वाले पे आ जाइए, बी वाले पर। तो
तो ये वाला आपको मिलेगा कौन से प्लेन में है, ये है आपका एक्स वाई प्लेन में। अब इसको मैं एकदम सिंपल बताता हूं, देखो ये ऐसा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पर पॉइंट है, तो बताओ ये तो एक्स वाई प्लेन वाला ही है ना, तो बस वही है, तो इसके लिखे जाएंगे 6,8,0। और अब एकमात्र बचा हुआ है आपके पास में जो ये वाला है, इसके यदि मैं लिखूंगा तो आएंगे 6,8,10। क्लियर है। अब यदि मैं आपसे यहां पर किसी का भी पोजीशन वेक्टर पूछता हूं तो क्या आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, फटाफट बताइए। सो भैया सिंपल लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर। सो आपको करना क्या है, राइट द पोजीशन वेक्टर फॉर ईच होमवर्क है ये, साथ में करना है। स्क्रीन को पॉज कर दिए, फटाफट लिखिए। तो मैं लिखूंगा ओ ए वेक्टर, बोलो कितना आएगा, ये आएगा 6i कैप। ओ बी वेक्टर, फटाफट बोलो, ओ बी वेक्टर कितना आएगा, 6i कैप प्लस का 8j कैप। मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, ओ सी वेक्टर बताइए कितना आएगा, 6i कैप प्लस का 8j कैप और प्लस का 10k कैप। क्लियर है, श्योर है। ऐसे बचे हुए सारे खत्म करने हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं सवाल। ठीक है, ये यहां पर आया, सवाल के अंदर में कहानी बिल्कुल वैसी ही है। मैंने क्या बोला, ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ये रही आपके पास में वाई एक्सिस और ये रही आपके पास में जेड एक्सिस। मैंने बोला ये है वही 10 मीटर का है, ये 8 मीटर का है, ये 6 मीटर का है। इस कमरे के अंदर में यहां पर एक है मक्खी है, ये उड़ रही है, और ये मक्खी उड़ उड़ा के, ये यदि ओरिजिन है ओरिजिन है, उड़ उड़ा के इस पूरे कमरे में उड़ी, ये कमरा है और यहां पर आके बैठ गई, ये पॉइंट है ए। सो सवाल ये है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। फटाफट फाइंड कीजिए डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला मैंने, इस कमरे के अंदर में ये मक्खी उड़ी और उड़ उड़ा के यहां पर पहुंच गई है, तो भैया आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो फटाफट से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, तो भैया सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने सवाल करवाया। अब इसको है ना, ये तो मैंने डायग्राम ली दिया, अब वर्ड में जब रिटर्न आएगा तो वर्ड में क्या आएगा, रूम हैज द लेंथ एज 6 मीटर क्रॉस, इसमें लिखा होगा 10 मीटर क्रॉस 8 मीटर क्रॉस 6 मीटर। इसको समझ जाइए, इसको पकड़िए। पहले हमेशा पहले एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वाई कोऑर्डिनेट और फिर जेड कोऑर्डिनेट दिया जाता है, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेंथ इज गिवन बाय दिस, इफ अ पार्टिकल, हमारे केस में मैंने क्या बोला है, मेरी मक्खी उड़ी और जाके अपोजिटली डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे जाके बैठ गई। इफ अ पार्टिकल इज सिचुएटेड एट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वैसा ही सवाल है, कुछ अलग नहीं है, फटाफट बताओ। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, आंसर बताना है। तो आंसर आएगा 10i कैप प्लस का 8j कैप प्लस का 6k कैप। क्या ये आंसर सही है, बस ये आंसर सही है। लेकिन देखो सवालों में यदि ये ऑप्शन में नहीं दिया हो, ऐसा हो सकता है कि भैया वो आपसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड चाहता हो, तो आपको निकालना पड़ेगा 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो आप लिखोगे अंडर द रूट ऑफ 100, 64, 36, 10 रूट 2 की वैल्यू 1.414, तो ये करोगे तो आंसर आएगा 14.1 मीटर। सो भैया सिंपल सी बात है, ये जो डिस्टेंस है 14.1 मीटर है, यदि मैं सीधा सीधा यहां पर मेजर करता हूं तो। क्लियर है। सो ये यहां पर हम लोगों ने कुछ सीखा। अब देखो, अब इसमें आपके पास में कुछ ऐसे ही सवाल मिलते, देखो ऐसे सिंपल से सवाल होते, कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है कुछ भी। चलो एक और सवाल की यदि मैं बात करता हूं, सवाल ये है, एक पार्टिकल है भैया हमारे पास में, स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, उसने ईस्ट की तरफ चलना चालू किया। आफ्टर कंप्लीटिंग 6 किलोमीटर he turns left and covers a distance of
8 किलोमीटर on a straight path, find distance and displacement। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। चलो करो, कैसे करोगे भैया? ऐसे सवालों को करने का सिंपल सा तरीका, पहले डायग्राम बनाओ। तो सर डायग्राम ये कहता है हमारा, जो जहां तक हम लोगों ने सीखा है वो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। सही है क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, बिल्कुल सही है। अब यहां पर यदि मेरी कहानी आगे बढ़ती है तो भैया उसने क्या किया, पहले चला 6 किलोमीटर ईस्ट, तो यहां से शुरू होगा, आप चल गए 6 किलोमीटर। अब जब आप चल रहे हो तो उसने बोला ही टर्न्स लेफ्ट, ध्यान रखना डायग्राम जरूरी है। तो ये मुड़ा लेफ्ट, मतलब इसको इधर मुड़ना है और चलना है 8 किलोमीटर। अब सवाल ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो भैया बताओ डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ। तो भैया टोटल पाथ लेंथ कितनी आएगी? तो गिन लो पूरे को, 6 और 8 कितना आएगा? 14 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? तो टोटल कितना आ गया? वो चला है 14 किलोमीटर, जो कि डिस्टेंस हो गई। दूसरा पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहना है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो भैया सिंपल सी बात है, यहां पर जाके इसके क्या निकालो, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आएगी? अंडर द रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 36 64 100, मतलब आएगी 10 मीटर। मैंने बोला ठीक है, सो दिस इज द आंसर। लेकिन इसको यदि वेक्टर फॉर्मेट में आपको बताना हो तो क्या लिखोगे? तो भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर आएगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। बात समझ में आ रही है? 6 आई कैप प्लस का 8 जे कैप विल बी द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? दोनों चीजें क्लियर है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सी चीज और मैं यहां पर आपको सिखा देता हूं। वैसे तो मैं इसको मोशन इन अ प्लेन में सिखाने वाला था, लेकिन यहीं पर कवर करते हुए खत्म करता हूं। वो ये है, मान के चलो ये आपके पास में ऐसा है, कई लोग बोलेंगे सर क्या कर रहे हैं, गाना गुनगुना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला, देखो ये आर रेडियस का एक सर्कल है जो कि इस पे, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। मैंने बोला ठीक है। अब एक आपका पार्टिकल लिया, इस पार्टिकल की शुरुआती पोजीशन t इज इक्वल्स टू 0 पर यहां पर है, और ये यहां से चलता चलता इस जगह पर पहुंच गया है इन टाइम t इज इक्वल्स टू t पर। इसने जो एंगल बनाया है वो है थीटा। सवाल ये है अगेन, वो चल कहां पर रहा है? वो चल रहा है इस सर्कल के अलोंग। ठीक है, तो अब आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यूजिंग योर बेसिक नॉलेज। चलो तो भैया देखो, सबसे पहले सवाल के अंदर में मैं निकलवाना चाहूंगा आप लोगों से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप चाहो वो निकाल सकते हो। तो बताओ क्या निकालना पसंद करोगे? अब ऐसा है कि आपने कुछ बोल भी दिया तो मुझे आधे लोगों का समझ में आएगा, आधे लोगों का नहीं। मतलब जो मैं बोलूंगा उसमें आधे लोगों ने तो वो बोला ही होगा। मैं बोला ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। तो देखो, अब मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा बचपन की बातें। ये है एंगल थीटा। वैसे तो मैंने ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी पढ़ाया हुआ है। ये होती है आपकी आर्क लेंथ, जिसे बोला जाता है एस। ये रेडियस आर है, तो भैया एस बराबर आएगा आर इंटू थीटा। तो क्या ये डिस्टेंस है? बिल्कुल सही बात है। बस एंगल किस में है? रेडियन में है। मैंने बोला ठीक है, डिस्टेंस तो निकल गई हमारी। अच्छा, अब दूसरा सवाल है, यहां पर आपसे पूछा क्या गया था? डिस्प्लेसमेंट। सो हाउ विल यू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट? तो मैंने बोला एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट यदि चाहिए तो इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा? तो मैं इस चीज को घुमा के यहां पर लेके आया। मैंने बोला ठीक है सर जी, घुमा के यहां पर लेके आने से फायदा क्या होगा? बहुत कुछ फायदा होगा। मैंने बोला देखो ये है थीटा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि मैं इसके पोजीशन वेक्टर को कंसीडर करूं तो क्या ये वेक्टर हो गया? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है? तो ये लेंथ है r, बराबर है।
मतलब ये आर मैग्नीट्यूड वाला एक वेक्टर हो गया। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि मैं इसका यहां पर एक कंपोनेंट डालूं और एक कंपोनेंट यहां डालूं तो बताओ क्या होगा। तो इसका मतलब ये होगा सर जी ये वाला जो कंपोनेंट है वो निकल के आएगा आर कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है, एक काम करता हूं कलर डालता हूं इस पे जिससे और क्लियर हो जाएगा। दिस इज योर कंपोनेंट 1 जो कि है आर कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो होगा आर साइन थीटा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, होगा या नहीं होगा। अब जिसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मालूम है उसको ये बात समझ में आई होगी, भैया ये आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा कैसे आया। तो भैया ये डिस्टेंस है आपकी एक्स वाली और ये डिस्टेंस है आपकी वाई वाली, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि इस पॉइंट को मैंने पी नाम दिया होता तो मुझे बताओ मेरा पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाता। ये लिखा जाता आर कॉस थीटा आई कैप प्लस का आर साइन थीटा जे कैप। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे इसका यदि मैग्नीट्यूड लेना हो तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, ले सकता हूं, क्या दिक्कत है। ये आएगा आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस का आर साइन थीटा का स्क्वायर। सही किया गया। फटाफट देखते चलो, बोलो क्या आएगा। अंडर द रूट के अंदर में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब समझदार बच्चों के लिए मैं एक ही पूरे स्टेप को एक ही के अंदर में खत्म कर रहा हूं, और वो ये है, देखो आर स्क्वायर आएगा कॉमन दोनों में से, बिल्कुल सही है। स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो ये बच जाएगा आर, और अंडर रूट के अंदर में क्या बचेगा, ये बचेगा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है। सो ये आपके पास में इसका आंसर आ गया आर। इसका आंसर कितना आ गया, आर। क्लियर है। मैं बोला ठीक है सर, इसमें तो फिर कोई परेशानी हुई ही नहीं। मैं बोला हाँ, मैंने कब बोला था कि परेशानी होने वाली है, मैंने तो ऐसा नहीं बोला था कि परेशानी होगी। दूसरी बात यह है कि क्या ये सब कुछ जो भी हुआ है वो सही हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैंने बोला सर ये कौन सी बात है, ये आपने, अब आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि ये सही है कि गलत है। मैं बोलूंगा भैया उसका कुछ तो रीजन रहा होगा ना, ऐसी थोड़ी एवं ही कुछ भी बात करूंगा। मैं बोला क्या, देखो एकदम जोश जोश में सब कुछ सही कर रहे हैं आप लोग, है ना, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपने डिस्प्लेसमेंट गलत निकाला है। अरे बाप रे, अब कई लोगों की बत्ती जल गई होगी। जिनकी जल गई है उनकी अच्छी बात है, जिनकी नहीं जली है उनको मैं बता दूं क्या कि भैया जब शुरुआत करी थी तो आपको याद कीजिए पार्टिकल यहां पर था तो डिस्प्लेसमेंट तो ये आएगा ना भैया, यस और नो। फिर आपने ये वाला क्या निकाल दिया, गलत है, आपने वो निकाला है इतनी देर से। मैं जानता था कई लोग बोलेंगे तो सर फिर ये 10 मिनट आपने जो इसमें 5 मिनट वेस्ट किए वो क्यों किए। गलती करोगे तभी तो सीखोगे ना। ओहो, तो आ जाओ वापस से। अरे वापस से जब हम आएंगे तो क्या होगा। तो भैया आप क्लियर सी बात देखिए, यहां से ये है मेरे पास में आर वेक्टर, बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला सही बात है, ये वाला यहां पर आपको देखना था, किधर गया डायग्राम को। एक काम करता हूं इसको पूरे को मिटाता हूं पहले, तो ये तभी सही होगा। ठीक है, क्या था एक बार देखने दो, कहां से कहां चालू किया था। इस पे मैंने नाम नहीं दिया, टी इक्वल टू 0 पे, यहां से यहां पर मैंने घुमाया था। ये आर कॉस थीटा वाला है, ये आर साइन थीटा वाला है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। ओके चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश। अरे तेरी, ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूं, यहां पर सॉल्व करता हूं। चलो ठीक है, इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा यार। तो देखो क्या हो रहा था, ये वाला था आपका फाइनल वेक्टर, बराबर है, लेकिन इनिशियल वाला ये था या नहीं था। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो याद कीजिए भैया, ये है आर इनिशियल वेक्टर, कितना आएगा, तो ये तो पूरा पूरा आएगा, जो आएगा आर आई कैप, और ये वाला जो आएगा ये कितना आएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट आप लोग निकाल चुके थे, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो आर फाइनल वेक्टर जो आएगा वो आएगा आर कॉस थीटा आई कैप
प्लस का आर साइन थीटा जे कैप। अब कई लोग सोच रहे हैं सर इनिशियल वाला वेक्टर आर आई कैप क्यों बनाया, वो तो आर कॉस थीटा था ना। तो ध्यान से देखिए इस डायग्राम में, देखिए इसलिए मैंने इस डायग्राम में सर्कल नहीं बनाया जिससे आपको आइडिया आ जाता था। ठीक है, तो आइडिया नहीं आना चाहिए, गलती तो तभी करोगे ना जब आपको आइडिया नहीं मिलेगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए क्या होगा, तो ये देखो ये वाला इतना हिस्सा जो है ये आर कॉस थीटा है, और इतना वाला जो हिस्सा है ये वाला आर साइन थीटा है। ये आर साइन थीटा कितना है, ये वाला, और आर कॉस थीटा वाला कितना है, ये वाला आर कॉस थीटा है। ये तो एक्स्ट्रा बच गया ना, क्लियर है। तो यही तो गलती होती है। ओके चलो, कई लोगों को लग रहा होगा बहुत ही अच्छे से सीख रहे थे, अच्छे से सीख रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सर ने अचानक से बॉम्ब डाल दिया। मैंने बोला कुछ बॉम्ब नहीं डाला है, ये ऐसा है डेल्टा आर वेक्टर बराबर, अब आप लिखोगे आर एफ फाइनल माइनस आर आई। तो एक बात ध्यान रख लो, मोशन इन प्लेन के अंदर में फिर ये क्वेश्चन अब कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि यही हो गया। अभी ये सेम क्वेश्चन रिपीट होता था वहां पे। चलो अब बताओ डेल्टा आर वेक्टर बराबर आएगा कितना कितना कितना, तो ये लिखोगे आर कॉस थीटा आई कैप प्लस का आर साइन थीटा जे कैप माइनस का आर आई कैप। मैंने बोला ठीक है। अब देखो आई कैप निकालोगे तो ये आएगा आर कॉमन कॉस थीटा माइनस का 1 आई कैप प्लस का आर साइन थीटा जे कैप। मैंने बोला ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूं इसका मॉड निकालने की, तो डेल्टा मॉड ऑफ आर वेक्टर कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। कई लोग सोचेंगे सर ये 1 माइनस कॉस थीटा कैसे लिख दिया, तो कॉस थीटा माइनस 1 था। तो मैं आपको बता दूं 1 प्लस 5 या सॉरी 1 माइनस 5 या 5 माइनस 1 दोनों का स्क्वायर करके देखो ये क्या आएगा कि नहीं आएगा, तो वही लिखा है और कुछ नहीं है। प्लस का ये आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके अच्छा सर जी इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, इसका ब्रैकेट को ओपन करिए, तो देखो यहां से जब आप ओपन करेंगे तो आएगा 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, यहां तक तो कर लिया। अब आगे देखो थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बिना बोले करता हूं, फास्ट फास्ट आप भी कीजिए। आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको करेंगे तो आएगा माइनस का 2r स्क्वायर कॉस थीटा, और साथ में बचेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही है कि नहीं, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा इधर में देखिए, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, आर स्क्वायर कॉमन आके 1 बचेगा। मैं बोला बिल्कुल ठीक है, 1 इंटू आर स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल सही बात है। ये आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर कितना आएगा 2r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर और माइनस का 2r स्क्वायर कॉस थीटा। मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब यहां से क्या करते हैं 2r स्क्वायर को लेते हैं कॉमन, तो ये बचेगा 1 माइनस का कॉस थीटा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब आगे क्या होगा, इसका लगाइए फॉर्मूला। जब इसका फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा 2 स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला सिखाया गया आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर, पानी पीने की जरूरत है लगता है, चलो छोड़ो अभी खत्म ही कर दें। तो 2r स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर रूट लोगे तो 2 का 2 आएगा, r का r आएगा, ये आएगा साइन थीटा बाई 2। सो भैया जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, जो कि देखो ये वाला है डिस्प्लेसमेंट, मैं पहले ही बताया था, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2r साइन थीटा बाई 2 वेयर दिस इज द एंगल थीटा। अब मेन बात बताता हूं आपको, जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है टेक द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो आप पाएंगे ये है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, तो ये आएगा आर थीटा अपॉन 2r साइन थीटा बाई 2। रेशियो पूछ लिया मैंने उसी सवाल में, तो बोलो क्या होगा, आर से आर कैंसल, ये आएगा थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2। आगे चलेंगे हम लोग तो क्या होगा, यहां पर 2 से 2 कैंसल, थीटा से थीटा कैंसल, मतलब आंसर आएगा 1 बाई साइन। क्लियर है, श्योर है, गलत है, ऐसे कैंसल होते क्या, नहीं होते ऐसे कैंसल। तो बोलो क्या बचेगा, फाइनल बता दीजिए, अब इस बार फाइनल बता दीजिए। तो मैं बोलूंगा भैया देखो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आएगा
थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2। क्लियर है? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। एनीथिंग विच यू वांट यू कैन राइट इट ओवर हियर। चलो एक सवाल मैं इस पे करवा देता हूं। क्वेश्चन है, इस सर्कल के ऊपर, बिल्कुल वही सेम सर्कल है, आर रेडियस के सर्कल पर एक पार्टिकल मैंने लिया, यहां से स्टार्ट करता है, कंप्लीट्स 2.5 रिवॉल्यूशन। उसने कितने चक्कर कंप्लीट किए? 2.5 चक्कर कंप्लीट किया। सवाल वही है, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। सवाल समझ में आया? सवाल वही है, मैंने क्या बोला, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड इट कंप्लीट्स 2.5 रिवॉल्यूशन, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। देखो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा, लेकिन बहुत बार कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड होंगी, तो उससे घबराना नहीं है। बट क्या है ना, ये तरीका ऐसा ही है, कुछ चीजें नहीं तो फिर क्या है ना, इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस रह जाते हैं। जैसे ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ ही खत्म करना मैंने भी उचित समझा। तो बताओ फटाफट से इसका आंसर कितना आएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, रिजल्ट याद होना चाहिए। तो आपने लिखा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो लिखेंगे कितना, थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल। तो मैंने बोला ठीक है, तो बताओ 2.5 चक्कर में एंगल कितना बनेगा? 1 2, ठीक है, 2 चक्कर हो गए, और ये आ गया 2.5 यहां पर। तो बोलो एक चक्कर में 2 पाई, दूसरे चक्कर में और 2 पाई, तो कितने हो गए? 2 पाई 2 पाई 4 पाई, और एक और आधा मतलब 5 पाई। तो आप लिखोगे ये आएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन 5 पाई बाय 2। करो सॉल्व इसको फटाफट से। देखो ये तो ऊपर का तो एज इट इज बना रहेगा, बराबर है। ऊपर में तो कोई ऐसा है नहीं कि भैया ऊपर का कहीं हट जाएगा, वो तो हिटने इधर उधर जाने वाला है नहीं। सॉल्व करना है नीचे वाले को। तो भैया साइन 5 पाई बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 2 पाई प्लस पाई बाई 2। ये कैसे लिखा जरा देखिए, 5 पाई को मैंने लिख लिया 4 पाई प्लस पाई, तो 4 पाई में डिवाइड किया 2 से, तो आएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2। अब देखो ये है 2 पाई, मतलब आप घूम के वापस यहीं पर आ चुके हो, और घूम के वापस यहीं पर आ चुके हो, तो इसका मतलब है इसको मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2, जिसका आंसर होता है 1। तो भैया यदि ये नीचे वाली टर्मिनोलॉजी 1 है, तो आपका ऊपर का आंसर जो भी है डिस्टेंस का, वही आंसर बचा रहेगा। और आंसर कितना आ रहा है? 5 पाई बाय 2। 5 पाई बाय 2। एक बार देख लीजिए कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। आर थीटा मैंने सही लिखा है, अपॉन में 2 आर साइन थीटा बाई 2 बच रहा है, बिल्कुल सही किया है। सो उसके बेसिस पर मेरे पास में इसका आंसर आ रहा है कितना? 5 पाई बाय 2 इज द आंसर। ये मेरा यहां पर आंसर बन के आ रहा है। अब देखो जरूरी नहीं है मैंने 2.5 दिया, यदि 3 पाई देता तो कितना हो जाता था? 3 पाई के केस में तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 0 आ जाएगा, तो रेशियो इन्फिनिटी आ जाएगा। 3 पाई के केस में घूम के वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो पूछेगा। अच्छा मैंने तो सिंपल दिया है 2.5 चक्कर। एक्चुअली क्या है, देखो 2.5 चक्कर में क्या है ना, वो घूम के सामने पहुंच रहा है, लेकिन वो मोस्टली आपसे चाहेगा कि वो यहां पर पहुंचे, ठीक है। ओके यदि वो यहां पर पहुंचेगा तो एंगल कितना बनेगा जरा सोचिए, मतलब मैं कितना बोलूं इसमें। एक सवाल करते हैं और कर लो, 2.25 रिवॉल्यूशन कर लो। तो भैया 2.25 रिवॉल्यूशन के लिए यदि सवाल करूंगा, तो भैया 1 रिवॉल्यूशन का मतलब है 2 पाई, तो भैया 2.25 रिवॉल्यूशन का मतलब होएगा कितना? इसको क्या लिखा जा सकता है? देखो पॉइंट हटाओ, 100 करो, 25 से काटो, 25 चक्का 100, 25 नंबर 225, तो 9/4। तो आप करोगे तो 2 पाई इंटू 9/4 आएगा, 2 से ये कटेगा, तो आंसर आएगा 9 पाई बाई 2। ये आंसर आ रहा है किसका? थीटा का। अब यदि मैं यहां पर करना चालू करता हूं, तो आएगा कितना? 9 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन 9 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लीजिए। तो भैया देखो 2 ये तो ऊपर बचेगा 9 पाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाई साइन, इसको करोगे तो ये आएगा फिर से 9 पाई बाई 4।
सॉल्व करना है तो बोलो क्या बचेगा, ऊपर का 9π/4 तो डिस्टर्ब नहीं होगा, ये हो जाएगा साइन, 4 से डिवाइड करोगे तो 2π प्लस का π/4, तो इसका आंसर कितना आएगा, फटाफट देखो यार, ये आएगा कितना 9π/4 होल डिवाइडेड बाई, ये आएगा साइन π/4, और साइन π/4 का मतलब है 1/√2, तो आंसर आएगा 9π डिवाइडेड बाई 4√2। ऐसे आंसर यहां पर बनते हैं। सो ये था आज के लिए, काफी कुछ मटेरियल यहां पर कवर हो चुका है। सो मैं आज के लिए अपने इस सेशन को यहीं पर रोकता हूं और मुलाकात करूंगा आप लोगों से फिर से आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।